गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के बारे में कि किस तरह से जो पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है इन एरोबिक कंडीशन में। ठीक है, पायरुवेट जो है एनारोबिक यानी कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तब इसका फेट जो है वो अलग होता है, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट है उस कंडीशन में इसका फेट जो है वो अलग होता है। जो पायरुवेट ऑक्सीजन नहीं है तो ये फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस में चला जाता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो का जो हमारा पूरा फोकस है वो ये रहेगा कि एरोबिक कंडीशन है तब इसका फेट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो चल रही थी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये साइटोसॉल है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट कर लिया था पायरुवेट में। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया। उसके बाद में जो पीडीएच कॉम्प्लेक्स है यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जो ये कॉम्प्लेक्स इसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है, ये जो है ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब हमें क्या करना होगा कि जो पायरुवेट साइटोप्लाज्म में बना है उसे माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर जाना होगा। अब जरा हम माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ध्यान दें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेनस होती है। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ये है आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच का जो स्पेस होता है इसे हम लोग इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग पोरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो पोरेंस को रिप्रेजेंट किया गया है। आउटर मेम्ब्रेन हाईली परमेबल होती है जिससे मॉलिक्यूल आसानी से क्रॉस कर जाता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमेबल होती है, या फिर हम बोलेंगे सिलेक्टिवली परमेबल होती है। तो उसको क्रॉस करने के लिए हमें किसी न किसी ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है। तो जो पायरुवेट साइटोप्लाज्म में बना था वो आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस तो आसानी से कर लेगा, आईएमएस तक आ गया, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यानी कि जो इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला पोर्शन है उसे हम लोग मैट्रिक्स बोल रहे हैं, यहाँ तक वो नहीं जा पाएगा। उसके लिए हमें स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर की जरूरत है। तो वो ट्रांसपोर्टर जो पायरुवेट को साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेकर जाते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं प्रोटॉन कपल्ड पायरुवेट स्पेसिफिक सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर मतलब होता है कि यहाँ पर प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और यहाँ पर पायरुवेट भी प्रेजेंट है। तो प्रोटॉन और पायरुवेट दोनों जो है वो इस जो सिम्पोर्टर है इसके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएंगे। एक बार पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होना उसका नाम है पीडीएच। ये एंजाइम क्या करेगा, जो पायरुवेट आया है, पायरुवेट में 3 कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन। पायरुवेट में जो 3 कार्बन है इसमें से एक CO2 को रिलीज करा देगा, तो वो एक CO2 जो है वो यहाँ पर रिलीज हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि जब CO2 रिलीज होगा तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे और CO2 भी निकलेगा। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए NAD+ आता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और NADH में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये बचा हुआ है, इसे एस्टेट नाम दे रहे हैं। इस पर कोएंजाइम A को लोड कर दिया जाएगा और ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है ओवरव्यू कि किस तरह से पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो पीडीएच जो एंजाइम है इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करनी है और पूरा इस प्रोसेस देखना है कि ये कितनी सब यूनिट से बना हुआ है और क्या क्या इसके कोफैक्टर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि जो CO2 का निकलने का जो प्रोसेस है हम उसको समझ रहे हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, तो पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस विच एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोटिक सेल वेयर it undergoes oxidative decarboxylation to produce acetyl coenzyme A and reaction catalyzed by pyruvate dehydrogenase complex। तो ये पायरुवेट था, जो एंजाइम यूज हुआ है उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग PDC या फिर PDH बोलते हैं। ये 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, E1, E2 और E3। अब जो ये पायरुवेट है जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में PDH जो एंजाइम है इसके ऊपर वर्क करेगा तो यहाँ से जो CO2 है ये रिलीज हो जाएगा और इसके ऊपर एसिटाइल कोएंजाइम, उसके ऊपर कोएंजाइम A को लोड कर दिया जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में। अब यहाँ पर नोट में एक पॉइंट दिया गया है कि कोएंजाइम A जो है इससे हम लोग कभी कभी कोएंजाइम A SS से
SH से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तब किया जाता है जो यहाँ पे SH ग्रुप है, हमें इसके ऊपर स्पेसिफाई करना हो, इसका रोल को बताना हो, तब हम कोएंजाइम A को कोएंजाइम A SH से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एम्फिसाइज द रोल ऑफ द SH ग्रुप, अगर हमें SH ग्रुप का रोल को जोर डालना है उसके ऊपर कि हाँ SH बहुत अच्छा काम कर रहा है या SH का क्या रोल है इस पूरे प्रोसेस में, तब हमें क्या करना है कि कोएंजाइम में SH लिखते हैं उसको। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पर क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसी के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसी के अंदर सारी रिएक्शन होती है, वहाँ पे ना कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इन प्रोकैरियोट सेल्स पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन अकर इन मीजोसोम फ्रॉम बाय इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर्म बाय दी, यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा कि कैसे बना है। तो जो मीजोसोम होता है, जो बैक्टीरिया है, उसकी जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या करती है कि अंदर की तरफ फोल्ड कर जाती है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ फोल्ड कर गई है और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिससे हम लोग नाम देते हैं मीजोसोम। जो मीजोसोम है इसी के अंदर हमारा जो एटीपी सिंथेज और ये सब इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो पीडीएच वाली रिएक्शन है यानी पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में जो बनना है वो भी इसी के मीजोसोम के अंदर ही रिएक्शन होती है इन प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोकैरियोट में मीजोसोम के अंदर। अब हम बात करें कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। तो इस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है वो 3 एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम लोग इसको नाम दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, दूसरा है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, तीसरा है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज। तो इस तरह से इनको हमने नाम दे दिया E1, E2 और E3। पीडीएच एंजाइम को वर्क करने के लिए कुछ कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो इसके कोफैक्टर है वो 5 हैं। E1 एंजाइम को टीपीपी कोफैक्टर चाहिए, E2 एंजाइम को हमारा लिपोइक एसिड और कोएंजाइम A चाहिए, और जो E3 एंजाइम है उसको FAD और NAD+ चाहिए, FAD+ और NAD+ चाहिए अपना काम करने के लिए। ये कोएंजाइम की जरूरत क्यों है, इसको जरा कुछ इस तरह से समझो कि जैसे आपने देखा होगा, दोनों हम तरीके से समझाएंगे, एक लेमैन की लैंग्वेज में और मतलब एक जो साइंटिफिक है वो। तो जैसे आप लैब में काम कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट दिया जाता है, जो PhD स्कॉलर होता है उसको प्रोजेक्ट असिस्टेंट मिल जाता है कि ये आपकी मदद करेगा। उसी तरह से वर्क जो है वो एंजाइम कर रहे हैं, E1 एंजाइम कर रहा है, लेकिन इसकी मदद करने के लिए हमें TPP दिया गया है, ठीक है। वहीं अगर लेमैन की लैंग्वेज में समझें तो आपने जो देखा होगा, जब कभी किसी का मकान बनता है तो वहाँ पर जो मिस्त्री राज बोलते हैं जिसको, वो क्या करता है कि दीवार बनाने का काम करता है। तो अब हर बार वो नीचे से सीमेंट उठा करके लगाएगा तो उसको बहुत मेहनत पड़ेगी, तो उसको एक को फैक्टर दिया जा रहा है, यानी कि को वर्कर दिया जा रहा है, जो क्या करेगा कि नीचे से उठा करके उसको पकड़ा देता है, वो वहीं पे लेकर के ईंटें लगाता जाता है और दीवार बन जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी पीडीएच एंजाइम 3 एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज और डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज। इनको काम करने के लिए 5 कोफैक्टर चाहिए। जो पहला एंजाइम है उसको टीपीपी चाहिए, जो E2 है उसको लिपोइक एसिड और कोएंजाइम A चाहिए, और जो E3 है उसको FAD+ और NAD+ चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लो, जो ये 5 कोफैक्टर हैं इसमें से 4 जो कोफैक्टर हैं वो विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं, और एक जो है वो ऑक्टेनोइक एसिड है उसका डेरिवेटिव है। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें कोएंजाइम A की, यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसको सीक्वेंस से नहीं अरेंज कर पाया, तो आप जरा ऐसे समझ लीजिए। तो जो कोएंजाइम A है ये डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज का कोफैक्टर है, ये विटामिन B5 और सिस्टीन का डेरिवेटिव होता है। जो सबसे पहला एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, इसका डेरिवेटिव होता है TPP, इसको THPP भी बोलते हैं। TPP मतलब T मतलब थियामिन, P मतलब पायरो और तीसरा P मतलब फॉस्फेट। अगर THPP मतलब देखें हम तो TH मतलब थियामिन, P मतलब पायरो और ये दूसरा P मतलब फॉस्फेट। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TPP या THPPP बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है थियामिन डाइफॉस्फेट। थियामिन मतलब T और ये 2 फॉस्फेट हैं तो इसको थियामिन डाइफॉस्फेट बोल दिया। इसी का एक नाम और है जिसे को कार्बोक्सिलेज भी बोलते हैं, ये थियामिन यानी कि विटामिन B1 का डेरिवेटिव होता है। तो जो E1 एंजाइम है यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है उसको TPP चाहिए अपने वर्किंग के लिए, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज को लिपोइक एसिड और कोएंजाइम A चाहिए। तो जो कोएंजाइम A जो है ये विटामिन B5 का डेरिवेटिव है, TPP जो है वो विटामिन B1 का डेरिवेटिव है, और जो FAD+ होता है इसको अपना काम करने के लिए विटामिन B2 का डेरिवेटिव है
ये चाहिए, ठीक है। एफ सॉरी जो FAD है ये विटामिन B2 का डेरिवेटिव होता है, ये चाहिए होता है हमारा किसको, डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज को। वही डाईहाइड्रोलिपोइल इसको एक और कोफैक्टर चाहिए NAD+, जो NAD+ है ये भी विटामिन B का ही डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो एक फैक्टर और बच रहा है जिसका नाम है लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड सल्फर डेरिवेटिव होता है, ये ऑक्टेनोइक एसिड का डेरिवेटिव होता है। तो इस तरह से इसमें जो चार हैं, ये TPP, कोएंजाइम ए, FAD+, NAD+, ये विटामिन B के डेरिवेटिव होते हैं, और लिपोइक एसिड जो होता है ये ऑक्टेनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। तो हमने देखा कि जो PDH है उसके 3 कंपोनेंट हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डाईहाइड्रोलिपोइड ट्रांसएस्टाइलेज, डाईहाइड्रोलिपोइड डिहाइड्रोजिनेज, और इनके 5 कोफैक्टर हैं, TPP, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम ए, FAD+ एंड NAD+। इसमें से 4 जो है वो विटामिन के डेरिवेटिव है, और एक जो है वो हमारा ऑक्टेनोइक एसिड का डेरिवेटिव है। अब हमें देखना है कि इसकी मैकेनिज्म की काम कैसे करता है। तो ये 3 स्टेप में हम समझेंगे इसको कि वर्किंग किस तरह से है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि डीकार्बोक्सिलेशन होता है पायरुवेट का। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का निकल जाना। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट अकर अलोंग विद ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग जनरेशन ऑफ एसीटेट एंड रिएक्शन कैटेलाइज बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये हमारा एंजाइम है पहला वाला जिसको हमने बोला था E1। हुआ क्या, ये है हमारा था ये पायरुवेट से एक CO2 अगर निकल जाएगा तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग एस्टेट नाम देते हैं। तो जैसे ये पायरुवेट है, इसमें से अगर हम ये CO2 निकाल देंगे तो जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसे हम लोग एस्टेट नाम दे रहे हैं। जब यहाँ से CO2 निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुए, CO2 भी रिलीज हुआ, और जो फर्दर जो सबस्ट्रेट बना उसे हमने नाम दिया क्या, एसीटेट। और ये रिएक्शन कराई हमारा जो एंजाइम था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसे हमने बोला था E1। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उसको क्या किया जाता है, जो लिपोइक एसिड है ये कोफैक्टर है E2 का, और ये तीनों एक ही साथ मिलकर काम करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उसको क्या किया जाएगा, जो लिपोइक एसिड है उसके डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है लिपोइक एसिड के डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये है हमारा एंजाइम E2, यहाँ तक कि E2 एंजाइम है, और इसी के साथ में जुड़ा हुआ है लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड के साथ में जो S डाइसल्फाइड बॉन्ड है इस पर इलेक्ट्रॉन को दे दिया गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये फॉर्म थी ऑक्सीडाइज फॉर्म, और ये फॉर्म है इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने और ये हो गया रिड्यूस्ड। तो ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट कि किस तरह से पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ने इलेक्ट्रॉन और CO2 को रिलीज कराया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो लिपोइक एसिड यानी कि जो E2 का जो कोफैक्टर है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। स्टेप सेकंड की अगर हम बात करें तो इस स्टेप में एसीटेट को कंडेंस्ड किया जाएगा कोएंजाइम A के साथ में, और जो कंपाउंड बनेगा या जो सबस्ट्रेट बनेगा उसे हम लोग नाम देंगे एसिटाइल कोएंजाइम A। और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है हमारा जो एंजाइम है उसका नाम है E2, जिसे हम लोग नाम देते हैं डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएस्टाइलेज। अब जो वहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर है, इसको हमने एस्टाइलेटेड कर दिया है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A। अभी नहीं बना, अभी आगे हम देखेंगे कैसे बना। तो यहाँ पर इतना समझ लो सीधा कि इस स्टेप में क्या हुआ कि जो एस्टेट है उसको कोएंजाइम A के साथ में कंडेंस कर दिया, और जो स्ट्रक्चर बना उसे हमने नाम दिया एसिटाइल कोएंजाइम A। और ये रिएक्शन जो है वो कराई है किसने, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएस्टाइलेज ने। लिपोएट या लिपोएट बोले या एसिड बोले, लिपोइक एसिड बोले या लिपोएट बोले, दोनों एक चीज़ है। अगर हम एसिड हटाते हैं तो पीछे हम 8 लगाते हैं। इसके पास में 2 थियोल ग्रुप हैं दैट कैन अंडरगोज रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन टू ए डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन में जाते रहते हैं। लिपोएट कैन सर्व बोथ एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड एन एसाइल कैरियर। एसाइल ग्रुप को भी ये कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन को भी कैरी करता है। इस तरह से ये दोनों के लिए कैरियर की तरह वर्क करता है, एसाइल ग्रुप के लिए भी और इलेक्ट्रॉन के लिए भी। एंड कोएंजाइम A सर्व एज द कैरियर ऑफ एक्टिवेटेड एसाइल ग्रुप। तो ये है हमारा एक्टिवेटेड एसिटाइलेटेड ग्रुप, इसको कैरियर के लिए कौन काम कर रहा है, कोएंजाइम A। चलिए अब यहाँ पर हम ओवरऑल रिएक्शन समझ ले रहे हैं कि यहाँ पर कैसे रन हो रहा है। तो अभी तक आपने E1, E2 और E3 के बारे में समझ लिया। अब जरा यहाँ पे ओवरऑल व्यू देख लो। तो ये सबसे पहले हमारा पायरुवेट है जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है।
इसमें से ये क्या करेंगे, ये हमारा CO2 फॉर्म में E1 एंजाइम ने इसको CO2 रिलीज करा दिया। जो शेष स्ट्रक्चर बचा है, जो E1 का कोफैक्टर है TPP, वो TPP के साथ में अटैच हो जाएगा। अब क्या करेगा, जो ये स्ट्रक्चर एस्टेट का बचा हुआ है ये E2 एंजाइम के पास चला जाएगा, यानी कि लिपोइक एसिड इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो भी इसको, जो SH ग्रुप थे इनको वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, इनको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और जो TPP जो है वो आगे निकल जाएगा। अब TPP फॉर्म जो है वो दो फॉर्म में होती है, एक होती है जिसमें फॉस्फेट लगा होगा, जैसे यहाँ पर देखो फॉस्फेट लगा हुआ है, और ये कंडीशन है जहाँ पे फॉस्फेट नहीं लगा हुआ है। तो TPP वो जिसमें फॉस्फेट नहीं लगा हुआ है वो इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म होती है, यानी कि अनफॉस्फोराइलेटेड TPP की फॉर्म कैसी है, एक्टिवेटेड फॉर्म है। तो जो काइनेज होते हैं उनका काम होता है फॉस्फेट लगाना, तो ATP यूज करके इसके ऊपर क्या किया, इसका तीसरा फॉस्फेट जो है वो ले लिया गया और E1 एंजाइम के TPP के ऊपर लगा दिया गया, तो इस तरह से ये इनएक्टिव हो गया। तो E1 ने क्या किया, E1 एंजाइम ने क्या किया, जो पायरुवेट था यहाँ से CO2 को रिलीज करा दिया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उसको जो लिपोइल है या लिपोइक एसिड है उसके ऊपर दे दिया गया, जिससे वो रिड्यूस हो गया, और जो यहाँ पे एस्टेट बचा हुआ था वो भी लिपोइक एसिड पर ट्रांसफर करा दिया गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो लिपोइक एसिड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारा FAD को दे दिए जाएंगे, ये FAD है। अब FAD के बाद में ये इलेक्ट्रॉन NAD को दिए जाएंगे यहाँ पर, और NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। तब जरा यहाँ पर ये समझो कि जो कोएंजाइम ASH है, यहाँ से कोएंजाइम A को ये जो हमारा एस्टेट था इसके ऊपर लगा दिया गया, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो गया ये, और जो लिपोएट था, जो लिपोइक एसिड है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो लिपोइक एसिड ने क्या किया कि जो E1 एंजाइम था यहाँ से एस्टेट को लिया और E3 एंजाइम को दे दिया, और उसके ऊपर क्या लगा दिया, कोएंजाइम A, तो इस तरह से कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम A में। ठीक है, तो E2 एंजाइम से एसिटाइल कोएंजाइम में क्या हो गया, रिलीज हो गया। जो इलेक्ट्रॉन बचे, अब एक चीज समझ लो जरा यहाँ पर, जो E2 एंजाइम है इसने एसिटाइल कोएंजाइम में बना दिया है, इलेक्ट्रॉन का आगे फेट क्या होना है वो E3 डिसाइड कर रहा है। जो लिपोइक एसिड के पास में जो इलेक्ट्रॉन थे वो उन्होंने क्या किया, E3 को दे दिया, E3 के पहले FAD को दिया गया, FAD प्लस को, तो ये FADH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बाद में FADH2 में कन्वर्ट हो गया, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, NAD प्लस को दे देगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। तो इस तरह से हमें, जब हमने पायरुवेट को कन्वर्ट करा दिया एसिटाइल कोएंजाइम A में, तो हमें एक NADH मिला और एक CO2 मिला और एक 2 कार्बन का कंपाउंड मिला, जिससे हमने नाम दिया एसिटाइल कोएंजाइम A। तो अब हमारा अभी थर्ड स्टेप बाकी है। तो थर्ड स्टेप में देखो क्या हुआ, इन दिस स्टेप इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम लिपोइक एसिड टू NAD प्लस विद द हेल्प ऑफ FAD, यानी कि FAD की हेल्प से NAD के ऊपर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया गया, और रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज्ड की गई है। जो हमारा एंजाइम था E3, जिसे हम लोग नाम दे रहे थे डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज। अब यहाँ पर नोट में एक पॉइंट दिया गया है जिसको हम जरा डिस्कस करेंगे। तो PDH जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, या फिर हम लोग इसे PDC भी बोलते हैं। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन कैटेलाइज करता है, जिसमें क्या किया जाएगा, जो 3 कार्बन का कंपाउंड जो हमारा पायरुवेट था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 2 कार्बन का कंपाउंड, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम A में, और ये रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल है। अगर हम चाहें कि इस 2 कार्बन से वापस हम पायरुवेट बना लें तो हम नहीं बना सकते हैं। तो जो ह्यूमंस हैं तो उस वजह से क्या होता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम A से वापस पायरुवेट नहीं बना पाएंगे। तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये पॉइंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि PDH कॉम्प्लेक्स के रेगुलेशन की। तो PDH कॉम्प्लेक्स है ये एलोएस्ट्रिक एंजाइम है। एलोएस्ट्रिक एंजाइम के लिए मैं स्पेसिफिक एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पर इसको डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। तो वो एंजाइम जो एक से अधिक सब यूनिट से मिलकर बने, इस तरह से इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो अभी आप ये समझ लो कि PDH जो है वो एक क्या है, एलोएस्ट्रिक एंजाइम है, एंड इट्स एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय सेवरल टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर। तो कई मॉड्यूलेटर हैं, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर भी हैं और निगेटिव मॉड्यूलेटर भी हैं, जो इसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ PDH एक्टिविटी डिपेंड ऑन द एनर्जी स्टेटस ऑफ द सेल। जो सेल है उसका एनर्जी स्टेटस कैसा है उस पर डिपेंड करता है PDH की एक्टिविटी। 2 कंडीशन हो सकती है, या तो एनर्जी स्टेटस हाई होगा या तो एनर्जी स्टेटस लो होगा। अगर एनर्जी स्टेटस हाई होगा तब क्या कंडीशन होगी, और एनर्जी स्टेटस लो होगा तो तब क्या कंडीशन होगी। अगर एनर्जी स्टेटस हाई है तो देखो जरा यहाँ पर क्या होना है कि
पायरुवेट से जो एस्टाइल कोएंजाइम ए बना, इस एस्टाइल कोएंजाइम ए को हम टीसीए साइकिल में ले जाते हैं। टीसीए मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब एक चीज़ ये समझ लो कि जो बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 90% वो हमारी टीसीए साइकिल से कंप्लीट होती है। तो अगर पहले से ही सेल के पास में सफिशिएंट एनर्जी है तो वो पीडीएच जो एंजाइम है इसको क्यों वर्क करने देगा, वो इसको सप्रेस करा देगा। तो यानी कि एनर्जी स्टेटस कैसा है, हाई है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पीडीएच की एक्टिविटी है वो कैसी होगी, लो होगी। ये पॉइंट शायद समझ में आ गया हो। हाई लेवल ऑफ, अब देखो कब कहोगे कि आपकी एक्टिविटी जो एनर्जी स्टेटस है वो हाई है, तो आप क्या करें, सेल के अंदर के कुछ चीज़ों को देखें जिससे आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी स्टेटस हाई है। तो आप एस्टाइल कोएंजाइम को देखें, एस्टाइल कोएंजाइम ए को देखें। पायरुवेट ने क्या किया कि पीडीएच ने क्या किया, पायरुवेट को कन्वर्ट करा दिया था एस्टाइल कोएंजाइम ए में। एनर्जी पहले से ही सारे एंजाइम टीसीए के इन्वॉल्व हैं, तो ये एस्टाइल कोएंजाइम ए का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। टीसीए सैचुरेटेड हो चुकी है, इसके सारे एंजाइम इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो जो यहाँ एस्टाइल को ए बन रहा है वो आगे प्रोसेस में नहीं जा पाएगा, तो एस्टाइल कोएंजाइम ए का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें एस्टाइल कोएंजाइम ए का ज़्यादा लेवल मिलेगा। जो NADH हैं ये जाते हैं हमारे TCA के बाद में ETS में। तो अगर NADH का लेवल ज़्यादा है तब हम समझेंगे कि एनर्जी स्टेटस हाई है। और ATP तो आपको पता है कि एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल, अगर इसका स्टेटस भी हाई है तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि सेल का एनर्जी स्टेटस हाई है, तो हमें पीडीएच की एक्टिविटी को घटा लेना चाहिए। यानी कि सेल को पता है या बॉडी को पता है, एंजाइम को पता है कि उसको लेवल को कम कर लेना है। हैंस दीज मॉलिक्यूल आर नेगेटिव मॉड्यूलेटर ऑफ पीडीएच। तो इस तरह से जो ये सारे जो वो है मॉलिक्यूल हैं ये नेगेटिव मॉड्यूलेटर की तरह वर्क करेंगे। वहीं दूसरी कंडीशन है जब एनर्जी स्टेटस लो हो, तब आपको क्या करना है, बनाना है एटीपी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एक्टिविटी है पीडीएच की वो इंक्रीज हो जाएगी। जस्ट इसका अपोजिट कर दो तो कोएंजाइम ए का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, ये बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, एस्टाइल कोएंजाइम ए का लेवल बढ़ा है तो एनर्जी हाई है, अगर कोएंजाइम ए का लेवल बढ़ा हुआ है तो एनर्जी लो है। NAD+ का लेवल बढ़ा हुआ है और AMP का लेवल बढ़ा हुआ है। इस तरह से हमें पता चल रहा है कि सेल का ओवरऑल एनर्जी स्टेटस क्या है, लो है। तो ये सभी जो मॉलिक्यूल हैं ये पीडीएच के लिए वर्क करते हैं एज ए पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। वहीं क्या है कि जो कैल्शियम का हाई लेवल होता है ये इंक्रीज करता है पीडीएच की एक्टिविटी को इन मसल सेल में। कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज करता है पीडीएच की एक्टिविटी को इन मसल सेल में। वहीं एक तरह से हम पीडीएच को और रेगुलेट कर सकते हैं तो वो है फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन। जैसे हमने टीपीपी के केस में देखा था कि वो डीफॉस्फोराइलेटेड जो फेज थी, यहाँ पर जरा ध्यान दो कि टीपीपी अभी डीफॉस्फोराइलेटेड है, यानी कि फॉस्फोराइलेट इस पे नहीं है, तो ये एक्टिव फॉर्म है। वहीं यहाँ जब फॉस्फेट लग गया तो ये इनएक्टिव हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो कि जो पीडीएच है इसकी दो फॉर्म है, एक में फॉस्फेट लगा होगा, एक में फॉस्फेट नहीं लगा होगा। तो यहाँ पर फॉस्फेट लगा हुआ है और यहाँ पर फॉस्फेट नहीं लगा है। तो जब यहाँ पर फॉस्फेट लगा है तो ये कैसी फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। और जब फॉस्फेट हट गया तो वो कैसी फॉर्म हो गई, एक्टिव फॉर्म हो गई। तो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट कैसी होती है, इनएक्टिव स्टेट होती है पीडीएच के लिए। और डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट है, यानी कि यहाँ से फॉस्फेट हट गया तो ये देखो चमकने जैसे सिंबल बना दिया गया है, इस तरह से बना हुआ है। तो इसका मतलब समझ लो कि ये एक्टिव फॉर्म में है। तो ये इस तरह से पता चल रहा है कि डीफॉस्फोराइलेटेड जो फॉर्म है वो कैसी है, एक्टिव स्टेट है। तो दो तरह से रेगुलेट किया, मॉड्यूलेटर ने रेगुलेट किया पीडीएच की एक्टिविटी को, और डीफॉस्फोराइलेशन से भी हमने रेगुलेट किया पीडीएच की एक्टिविटी को। वहीं कुछ यहाँ पर जो वहाँ पर हमने थ्योरी में पढ़ा वो यहाँ पर देख लो। एटीपी का हाई लेवल, NADH का हाई लेवल, एस्टाइल कोएंजाइम ए, ये एक्टिवेट करते हैं पीडीएच काइनेज। काइनेज मतलब जो फॉस्फोराइलेशन करने वाले हैं। तो जब इन्होंने क्या किया, काइनेज को एक्टिवेट कर दिया, वहाँ पर इन्होंने पीछे जा कर के सप्रेस किया था पीडीएच एंजाइम को खुद से। और कैसे किया वो यहाँ पर समझ लो। तो इन्होंने क्या किया कि जो फॉस्फोराइलेशन करा दिया, काइनेज को एक्टिवेट किया, काइनेज ने पीडीएच का फॉस्फोराइलेशन कर दिया, जिससे ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो अब फर्दर जो आगे बनने वाला एस्टाइल कोएंजाइम है वो नहीं बन पाएगा और सेल के अंदर पायरुवेट का लेवल बढ़ने लगेगा। तो वहीं पर क्या होगा, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ADP, NAD+ और जो पायरुवेट का जो हाई लेवल है वो क्या करता है कि पीडीएच काइनेज जो है इसकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है। तो जब ये सप्रेस हो गया तो ये इसके ऊपर फॉस्फेट नहीं लगा पाएगा, तो यानी कि हमारा इस कंडीशन में रहेगा तो हमारा जो एंजाइम है वो एक्टिव रहेगा।
वहीं इसके कुछ इनहिबिटर भी हैं। तो 2 इनहिबिटर हैं, आर्सेनेट और मर्क्यूरिक एसिड, जो पीडीएच की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। तो इस तरह से आज के पूरे लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से जो हमने ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बनाया था उसको हमने एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया, और एसिटाइल कोएंजाइम में आगे टीसीए साइकिल में जाएगा, और टीसीए के बाद में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे टीसीए साइकिल से वो ईटीएस में जाएंगे, और हम उन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उससे प्रोटॉन को पंप करेंगे और हम एटीपी बनाएंगे। हम मतलब यानी कि सारी बात किसके लिए हो रही है? सेल के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही जाके साहब बॉडी के अंदर तुम्हारे घुस गया और एटीपी बनाने लगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से हमने अगला टॉपिक जो डिस्कस करना है, ठीक है। अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।